15 मिनट्स चैलेंज। क्या आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं? यस, आई एम चैलेंजिंग यू कि आप इस सवाल को 15 मिनट्स में सॉल्व कीजिए। तो हम आज सॉल्व करने वाले हैं हाई लेवल डीआई एंड पजल। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, एक साथ और एक ही सवाल में। तो इस वंडरफुल कॉम्बिनेशन की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे। ये डेटा इंटरप्रिटेशन प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड रहने वाली है और जो भी इनके क्वेश्चंस होंगे जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो जो आंसर्स निकल कर आएंगे वो आंसर्स का जो डेटा होगा हमारे सीटिंग अरेंजमेंट में यूज होगा। तो बेसिकली जो सीटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है इट विल बी अ डबल सीटिंग अरेंजमेंट। डबल कैसे? पहले एक रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट रहेगी एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डायमंड सीटिंग अरेंजमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और भी लेकर आऊंगी और आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में है। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए और जितना भी टाइम आपको लगे इस क्वेश्चन को बनाने में आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और ये क्वेश्चन है आपके सामने हिंदी में, फटाफट से आप बनाइए और जब आप अपना टाइम शेयर करेंगे तो आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर कर पाएंगे कि आप उनसे कितने आगे हैं या पीछे हैं। सबसे पहले हम अपनी डीआई को सॉल्व करेंगे। डीआई में हमें डेटा क्या दिया है, एक फ्रूट सेलर है, वो डिफरेंट फ्रूट सेल करता है और उसमें से इसका परसेंटेज डिस्काउंट, मार्कअप प्राइस, परसेंटेज मार्कअप और कॉस्ट प्राइस इनका दे रखा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो अभी मैं आपको कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ जिसपे हमारी पूरी की पूरी डीआई चलने वाली है। ये कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर हो गए तो हमारी डीआई बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि सोचो कि आज आप एक शोरूम पे जा रहे हो एक शर्ट खरीदने के लिए। शर्ट खरीदने जाओगे और आपको एक शर्ट वहां पे पसंद आ जाती है। आप सबसे पहले क्या करते हो? उस शर्ट को देख के आप उसका चेक करते हो टैग प्राइस। टैग पे देखते हो कि कितना कितना प्राइस लगा है। फिर आप ये देखते हो कि उस पे ऑफ कितना चल रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है। आप ये दोनों चीजें देखते हो ना कि आपके बजट में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ये जो टैग प्राइस होता है इसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस और ये जो ऑफ होता है ये होता है हमारा डिस्काउंट। तो ये समझ लीजिए जो भी चीज हमारे सामने टैग पे लगी है उसे हम मार्क्ड प्राइस बोलेंगे और जो भी हमें ऑफ मिल रहा है उसे हम डिस्काउंट बोलेंगे। अब मार्क्ड प्राइस निकलता कैसे है? अब जैसे कि एक जिस शोरूम पे आप गए हो उस शोरूम के जो ऑनर है या फिर जहां से उनके पास शर्ट आई है, उन्होंने जो शर्ट बनाई होगी वो कितने में बनी होगी, मतलब उनका एक्सपेंस बनाने में कितना आया होगा। उनका एक्सपेंस आया होगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब उनकी कितनी कॉस्ट लगी है इस शर्ट को बनाने में। अब हम लोग शोरूम वाले क्या करते हैं, उनसे लेकर आते हैं तो हम अपना एक्सपेंस उसके अंदर जोड़ लेते हैं। जब हम अपना एक्सपेंस उसके अंदर जोड़ेंगे तभी तो हम टैग पे लिख पाएंगे ना कि इतने रुपए की शर्ट है, मतलब तभी हमारे पास मार्क्ड प्राइस आएगा। और ये जो हमारा एक्सपेंस होता है ये परसेंटेज मार्कअप होता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस में आप परसेंटेज मार्कअप ऐड कर दोगे तो आपके पास मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। जो शर्ट उनको 100 रुपए में पड़ी, उन्होंने 50 रुपए अपना खर्चा लगाया, तो मतलब मार्क्ड प्राइस आपका 150 आ गया। या फिर इसको थोड़ा और अलग तरीके से बोलूं, 100 रुपए उनकी कॉस्ट थी, 50% उन्होंने मार्कअप कर दिया इसके ऊपर। 50% किसका लेंगे? इसका। 50% मार्कअप कर दिया तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस कितना आया? 150 रुपए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग शर्ट ले लेते हैं तो हम कितने रुपए पे करते हैं? हम पे करते हैं जो मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से अगर डिस्काउंट हमें मिल जाता है तो वो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब ये देखो टैग के ऊपर लिखा हुआ था 1000 रुपए, उस पे डिस्काउंट था 20% का, मतलब 1000 में से 200 रुपये माइनस, दैट मीन्स 800 रुपए की हमें शर्ट पड़ गई जो हम घर पे लेकर आ रहे हैं। अब उस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि उसने भी तो 800 की ये शर्ट सेल कर दी ना, दैट मीन्स उसका ये सेलिंग प्राइस हो गया है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें काफी सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, विच इज हमें मार्क्ड प्राइस दिया होगा और हमें परसेंटेज मार्कअप दिया होगा और हमें कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करना होगा। मार्क प्राइस अगर 150 दिया है,
परसेंटेज मार्कअप अगर हमें 50% दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट प्राइस में अगर हम 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस तो आ ही रहा है ना। उसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस का 150% हो गया ना ये। अगर हम इस 100% में ये 50% ऐड कर देते हैं तो 150% हुआ ना। और अगर 150% 150 के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए। तो ये छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट था जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब पहले क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि टोटल क्वांटिटी थी 20 किलो, उसमें से 4 किलो एप्पल खराब हो चुके हैं। अब उस फ्रूट सेलर को टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होता है जब वो रिमेनिंग एप्पल्स को, मतलब 16 एप्पल्स को 10% डिस्काउंट पे सेल कर देता है। अब ये समझने वाली बात है कि हमें एप्पल की जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या गिवन है, परसेंटेज मार्कअप गिवन है और कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इसका 600 है, परसेंटेज मार्कअप अगर 39.17 गिवन है तो हम मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं विच इज 600 का 139.17%, या फिर मैं कहूँ 600 प्लस 600 का 39.17% हम मार्कअप निकाल सकते हैं। और अगर हम इसका 39.17% इसके अंदर ऐड कर देंगे तो फटाफट से कैलकुलेट करो कि क्या आएगा। इसका जो आंसर है वो आएगा 835.02। ये हमारे पास मार्क्ड अप प्राइस आ जाता है। अब उसने बोला है कि हमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर ने अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस कुछ ऐसे आएगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? डिस्काउंट माइनस करके। तो आप 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो और डिवाइड बाय 100 कर दो। तो 835.02, उसमें से 100 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया? 90%। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से करें तो 835.02, इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 83.502। तो वो आप इसमें से घटा दो। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आंसर आएगा? आपके पास आ जाएगा 751.522। ये हमारे पास हमारा सेलिंग प्राइस आ चुका है। तो हम इस सेलिंग प्राइस को 751.5 कंसीडर करके चलते हैं। अब उसने बोला है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर उसने टोटल प्रॉफिट पूछा है मतलब टोटल ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस टोटल ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही आएगा। अब टोटल ऑफ कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा हमारे पास? उसने जो एप्पल्स खरीदे थे वो खरीदे थे 600 के, और उसके पास टोटल एप्पल्स थे कितने? 20 एप्पल्स थे। एक्सपेंस तो उसका इतना हो गया ना, 12,000 का उसका एक्सपेंस हो गया। लेकिन उसने बेचा कितना है? उसने सिर्फ 16 किलो बेचे हैं क्योंकि 4 किलो उसके खराब हो गए थे। और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया? 751.52। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फटाफट से कैलकुलेट करो कि आंसर क्या आएगा। आंसर हमारे पास आएगा 12024। 12,024 रुपए में उसने अपना पूरा का पूरा रिमेनिंग एप्पल्स को सेल कर दिया है। अब ये देखो, उसने सेल किया 12,024 में, लेकिन उसका खर्चा कितना हुआ था? 12,000, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 12,024 में से जब हमने 12,000 माइनस किया तो हमारे पास 24 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। हमें यही कैलकुलेट करना था। अब टोटल प्रॉफिट निकालना था तो टोटल सेलिंग प्राइस ही लिया, टोटल कॉस्ट प्राइस ही लिया है। कॉस्ट प्राइस में हमने 20 इसलिए लिया है क्योंकि उसने टोटल 20 परचेज करी थी, लेकिन सेलिंग प्राइस में हमने 16 किलोज इसलिए लिए हैं क्योंकि 4 किलोज खराब हो गए थे। तो हमारे पास आंसर इसका आ चुका है 24 रुपीज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए उसने बोला है कि फ्रूट सेलर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 10% और 20% के, और जबकि वो एक सिंगल डिस्काउंट भी दे सकता था 25% का, जो हमें यहाँ पे गिवन है। उसने परसेंटेज मार्कअप रखा है 50%। तो हमें ये बताना है कि अब उसका प्रॉफिट कितना डिक्रीज हो चुका है जब उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमें दे दिए हैं। इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ डिस्काउंट की है और मार्कअप की है। तो हम लोग क्या करेंगे? मार्कअप प्राइस भी हमारे पास दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस अगर 750 है तो हम इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने ये बोला है कि जो परसेंटेज मार्कअप है वो 50% है। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था, अगर हम कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस का 50% ऐड कर दें तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। या फिर और सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूं, कॉस्ट प्राइस का अगर 150% कर देंगे तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस का 3/2 फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया इक्वल्स टू 750। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 500 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
और उसने हमें निकालने को क्या बोला है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लेकिन हम प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे जब उसने सिंगल डिस्काउंट दिया। सिंगल डिस्काउंट उसने कितने का दिया था, 25% का। अब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्कड अप प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ऐसे ही निकालते हैं। मार्कड अप प्राइस हमारे पास था 750, डिस्काउंट उसने दिया है 25% का, मतलब 25% का डिस्काउंट दिया है तो ये 75% के इक्वल हो गया। तो 75 का स्क्वायर फटाफट कैलकुलेट करो, 75 का स्क्वायर क्या होता है, इतना। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया 562.5 रुपीज जब उसने सिंगल डिस्काउंट दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब उसने डबल डिस्काउंट दिया। डबल डिस्काउंट उसने कितने कितने का दिया था, 10% का और 20% का। सेलिंग प्राइस वैसे ही कैलकुलेट होगा। मार्क्ड प्राइस में जितने डिस्काउंट्स आते जाएंगे उस पे हम सेम का सेम फॉर्मूला लगाते जाएंगे, जितनी बार भी आएंगे। तो हमने सेम फॉर्मूला लगा दिया। मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 750, पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो ये 90% हो गया, 20% का दिया तो ये 80% हो गया। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस 540। अब ये देखो कि उसका कॉस्ट प्राइस था 500, इस वाली कंडीशन में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसका था 562.5, कॉस्ट प्राइस उसका था 500, उसको हुआ 62.5 रुपीज का प्रॉफिट। यहाँ पे अगर हम देखें कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स उसको 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब ज्यादा प्रॉफिट उसको किस में हो रहा है, इस वाली सिचुएशन में। तो मतलब पहले जब वो 25% का डिस्काउंट दे रहा था तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, अब अगर वो 2 डिस्काउंट दे रहा है तो उसको कम प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना है कि प्रॉफिट कितना डिक्रीज हुआ है। जब भी हम डिक्रीज इन प्रॉफिट निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं कि दोनों क्वांटिटीज को माइनस करके जिस पे निकालते हैं, मतलब उसने बोला है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे प्रीवियस प्रॉफिट पे निकालना है, तो प्रीवियस प्रॉफिट हमारे पास कितना था, ये इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 36%। उसको 36% डिक्रीज लगा किसमें, प्रॉफिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए उसने ये दिया है कि हमें ड्रैगन फ्रूट का परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। अगर फ्रूट सेलर 50% कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कअप करता है और डिस्काउंट देता है 16%। ड्रैगन फ्रूट की हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है सिर्फ कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 900 रुपीज और उसने बोला है जो परसेंटेज मार्कअप है वो है 50%। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, अगर हम कॉस्ट प्राइस में 50% कॉस्ट प्राइस का ऐड कर दें तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस का 150%, या फिर हम कह लें कि कॉस्ट प्राइस का 3/2। 900 का 3/2 कितना होता है, 1350। हमारे पास मार्क्ड प्राइस जो है वो आ गया 1350। अब हमें देखना है कि सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। मार्क्ड प्राइस में आप डिस्काउंट को घटा दो, डिस्काउंट उसने कितना दिया 16% का, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितने परसेंट के इक्वल हुआ, मार्क्ड प्राइस के 84% के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 में से हमने 16 माइनस किया, डिवाइड बाय 100 किया, तो 84% के इक्वल हमारा मार्क्ड प्राइस आ गया। तो इसको अगर हम फटाफट से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है। 5 से हम इसको काटेंगे तो 27, 2 से करेंगे तो 42, तो 27 इंटू 42 कितना होता है, 27 इंटू 42 होता है 1134। हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस था 1134, कॉस्ट प्राइस था 900, तो ये हो गया 234। और अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो सिंस हमें ये नहीं दिया कि कॉस्ट प्राइस पे निकालना है या सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो हम यही मान के चलेंगे कि हमारा परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही निकल रहा है। अगर नहीं दिया होता है तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस था 900 इंटू 100 किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 26%। तो उसको प्रॉफिट हुआ है 26% का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है कि बनानास की कितनी क्वांटिटी फ्रूट सेलर ने सेल करी है अगर उसका कॉस्ट प्राइस 250 लेस देन ट्वाइस द एमपी ऑफ ग्रेप्स। हम इसको एक बारी में नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को, अगर हम पढ़ने लगे तो आप लोग पजल हो जाओगे, तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसने बोला है जो कॉस्ट प्राइस है ना किसका, बनानास का, वो
मार्क्ड प्राइस ऑफ ग्रेप्स से दुगना, ट्वाइस, उसमें से 250 माइनस किया। ये वाली लाइन में हमें यही दिया हुआ है, धीरे धीरे पढ़ो, आपको सारी की सारी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। ग्रेप्स का मार्केट प्राइस कितना था? 400, 400 इंटू 2 कितना हुआ? 800, 800 माइनस 250 कितना हुआ? 800 माइनस 250 हुआ 550, तो सीपी ऑफ बनानास कितना निकला? 550। और उसने क्या बोला है? एमपी ऑफ बनानास इज 16/15 ऑफ एमपी ऑफ चेरी। एमपी ऑफ बनाना इज 16/15 ऑफ एमपी ऑफ चेरी। चेरी का मार्केट प्राइस कितना है? चेरी का मार्केट प्राइस है 750। तो अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता हुआ दिखता है इसका? हमारे पास मार्केट प्राइस आता है 800, मतलब बनानास का मार्केट प्राइस कितना हुआ? 800। उसने हमसे पूछा क्या? क्वांटिटी पूछी है, और उसने दिया क्या है? हमें बनानास का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये देखो, बनानास वाले कॉलम में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है? हमें डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन दी है, और जब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100। अगर उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस के 75% के इक्वल हुआ। 75% मतलब 3/4, 3/4 से किया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आया? 600, 600 उसका आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है उसका। प्रॉफिट हम कैसे करते हैं? एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना आया? 600, सीपी कितना आया? 550। उसका प्रॉफिट पर केजी या फिर प्रॉफिट पर क्वांटिटी कितना निकला? 50 केजी, मतलब एक आइटम बेची तो उसको 50 का हो गया। लेकिन उसने दिया है कि टोटल प्रॉफिट, जब उसने सारे के सारे बनानास बेच दिए तो उसको 3200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें वो सारे के सारे बनानास की क्वांटिटी नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 10 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो किसी एक चीज से, और वैसे ही आइटम्स आप 10 और बेच देते हो, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपए। उससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम क्वांटिटी को प्रॉफिट पर केजी या प्रॉफिट पर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट इसने दिया 3200, क्वांटिटी हमें नहीं पता, और प्रॉफिट पर केजी हमने निकाल लिया 50, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई? हमारे पास क्वांटिटी आ गई 64 केजी, और यही हमारा आंसर है। तो ये जो हम अभी जो आंसर्स निकाल रहे हैं, ये हमारी आगे पजल में हमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट उसने बोला है कि इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसने क्या किया? 7 केजीज ऑफ चीपर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स, जिनका कॉस्ट प्राइस था 200, उसने मिक्स कर दिया 14 केजी ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स के साथ। दोनों को मिक्स कर दिया, और जो मिक्स क्वांटिटी थी उसको उसने डिस्काउंट पे बेचा, और जो डिस्काउंट का रेट था वो 20% मोर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल डिस्काउंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन। हमें ऐसे नहीं करना है, और उसने ये भी बोला है कि डिस्काउंट जो था ओरिजिनल वो 20% था। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि 20% प्लस 20% मतलब 40%। 40% इसका डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है मोर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल डिस्काउंट, मतलब जो न्यू डिस्काउंट निकलेगा वो 20% प्लस 20% का 20% होगा। मतलब क्या हुआ? 20% का 120% हुआ। नया डिस्काउंट 20% मिल रहा था, 20% का 20% कितना हुआ? 4, मतलब नया डिस्काउंट हमारे पास आ गया 24%। और हमें फाइंड क्या करना है? न्यू प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग द क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स की हमें सिर्फ मार्क्ड प्राइस दिया और परसेंटेज मार्कअप दिया है। अगर हमें उसने ये दे दिया कि जो 7 किलो ग्रेप्स थे उसका कॉस्ट प्राइस 200 था, तो मतलब इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1400, राइट? लेकिन हमें जो हाई क्वालिटी ग्रेप्स हैं उनका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, बट उसने यहाँ पे हमें हिंट दे दिया है। जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? मार्क्ड कॉस्ट प्राइस में परसेंटेज मार्कअप ऐड करते हैं, और हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ जाता है। मार्क्ड प्राइस 400 गिवन है, कॉस्ट प्राइस में 25% मार्कअप है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 125% हो गया, या फिर हम कहें 5/4 हो गया। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इसका? 320। 320 आया है हाई क्वालिटी का। हाई क्वालिटी का इसलिए क्योंकि हमें लो क्वालिटी का क्वेश्चन में पहले ही दिया था, और जो टेबल है उससे हमने हाई क्वालिटी का निकाल लिया। मतलब 14 केजी जो ग्रेप्स हैं उसका कॉस्ट प्राइस 320 रुपीज पर केजी है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास?
टोटल हो गया 320 इंटू 14, तो 320 इंटू 14 हमारे पास कितना आता है 4480, मतलब हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 5880। ये कितनी क्वांटिटी का आया, 21 किलो हमने ग्रेप्स खरीदे थे, उसका कॉस्ट प्राइस है 5880। तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 5880 डिवाइडेड बाय 21, मतलब जो हमारा पर केजी कॉस्ट प्राइस है वो 280 पर केजी निकल आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतना बड़ा मेथड क्यों चलाया या फिर मैंने इसको कैलकुलेट क्यों किया। कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि क्वांटिटीज को मिक्स कर दिया। अगर मिक्स कर दिया तो हमारे पास उनका कॉस्ट प्राइस भी आना चाहिए, तभी हम उससे उसका नया प्रॉफिट निकाल पाएंगे। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हम ऐसे निकालेंगे कि उसने मार्क्ड प्राइस हमें दिया और नया वाला डिस्काउंट कितना था 24%, मतलब उसने अगर 400 रुपए पे 24% का डिस्काउंट दे दिया तो वो 76% ऑफ मार्कअप हमें दे रहा है। 100 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस इससे कितना निकल के आता है, सेलिंग प्राइस हमारे पास निकल के आता है 304 रुपए पर किलो, करेक्ट। उसके बाद उसने क्या बोला है कि हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, प्रॉफिट कितना आया 304 माइनस 280, कॉस्ट प्राइस कितना था 280 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये आ गया 24 बाई 280 इंटू 100। दैट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 9% आ चुका है। क्योंकि उसने मिक्स्ड क्वांटिटी का पूछा था तो हमने पहले मिक्स क्वांटिटी का सीपी निकाला, फिर हमने मिक्स क्वांटिटी का एसपी निकाल लिया। एसपी निकालने से हमें प्रॉफिट मिल गया। तो ये जो भी क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी जो भी डिजिट्स आई है ये हमें आगे पजल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अब पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट अगर हम देखें तो उसमें क्या बोल रखा है, उसमें ये बोला है कि कुछ फिल्म स्टार्स हैं बॉलीवुड के, वो एक अवार्ड फंक्शन में जाते हैं और उनको एक अरेंजमेंट में बिठाया जाता है। कुछ इनसाइड देख रहे हैं और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, और जो उनकी सीट्स हैं उन पे कुछ टैग लगे हुए हैं किसी डिफरेंट सिटीज़ के। तो ये जो दो प्रोडक्शन हाउसेज हैं इनका नेम है धर्मा प्रोडक्शंस एंड यशराज फिल्म्स। तो जो भी फिल्म स्टार्स सेम प्रोडक्शन हाउसेज में काम कर रहे हैं वो साथ में नहीं बैठते हैं और वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ, अगर वो धर्मा वाले हैं तो धर्मा वाले के साथ धर्मा वाला नहीं बैठेगा, बट अगर ये इनसाइड देख रहे हैं तो ये भी इन ही देखेगा। और जो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज वाले हैं, मतलब एक धर्मा का है एक यशराज का है, वो लोग साथ में बैठ रहे हैं और जो उनकी डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लोग ऑल्टरनेटिवली बैठ रहे हैं और उनकी जो डायरेक्शंस है वो भी ऑल्टरनेट है। मतलब अगर एक इन देखेगा तो एक आउट, फिर एक इन, फिर एक आउट, फिर एक इन, फिर एक आउट। आई होप आपको ये वाली इसकी चीज समझ में आ गई होगी। उन्होंने कुछ डिफरेंट फिल्म्स करी है और फिल्म्स का जो नंबर है वो हमें मिलेगा पिछले वाले क्वेश्चन से। उसने बोला है क्वांटिटीज ऑफ बनाना सोल्ड इन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमने जो क्वांटिटी ऑफ बनाना निकाला था वो अगर आपको याद हो तो 64 निकली थी। जो पहले क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट था वो 24 निकला था 65। ड्रैगन फ्रूट का प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन 3 से हमने निकाला था 26 72, और जो परसेंट डिक्रीज इन प्रॉफिट था क्वेश्चन 2 से जो हमने निकाला था वो आया था 36 और 70। और उसने बोला 10 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ ग्रेप्स। जो अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ग्रेप्स वाला, उसका 9% आया था, तो 9% का 10 टाइम्स कितना हुआ 90। तो ये हमारे पास डिजिट्स निकल के आ चुकी हैं और उसने नोट में बोला है कि आप परसेंटेजेस और क्वांटिटीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बार साफ तरीके से अपनी क्वांटिटी, अपनी जो फिल्म के नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। 64 65 26 72 36 70 24 एंड 90। तो ये हमारे पास इनके नंबर्स निकल के आ गए हैं। अब हम अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को शुरू करते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करने से पहले हम इसका जो अरेंजमेंट था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें जो सीटिंग अरेंजमेंट करवानी है उसमें हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे 8 पर्सन्स बैठे हैं और उसमें क्योंकि सिटीज थी तो अजमेर को ए, बरेली को बी, कैलनकोट को सी, तो ऐसे ही मैं इनको डिनोट करती जाऊंगी। और जो डिजिट्स हैं वो हम एक बार साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये डिजिट्स बहुत ज़्यादा
मेन रोल प्ले करने वाली हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और इनको अगर हम लिख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो पहली लाइन में इसने ये बोला है कि जो आमिर है और जो प्रियंका है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और आमिर ने प्रियंका से 3 टाइम्स ज़्यादा फिल्म करी हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिखते जाएंगे कि जो आमिर है और जो प्रियंका है वो सेम डायरेक्शन में बैठे हैं। सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में बैठे हैं तो मतलब ये सेम प्रोडक्शन हाउस से हुए। सेम प्रोडक्शन हाउस वाले कभी भी साथ में नहीं बैठ सकते, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो आमिर है उसने प्रियंका से 3 टाइम्स मूवीज करी, मतलब इन डिजिट्स में, इन नंबर्स में ऐसे 2 नंबर्स होने चाहिए जिसका 3 टाइम्स इसके अंदर मिल जाए। कैसे मिलेगा? अगर हम 26 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 यहाँ पे नहीं है तो इसको इग्नोर करो। 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 72। मतलब जो आमिर है उसने 72 करी और जो प्रियंका है उसने 24 करी, और जो भी हमें डिजिट्स मिलती जा रही है उसको हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे। प्रियंका 24 एंड आमिर 72। उसके बाद बोला है जिसने 70 फिल्म्स करी है वो शाहरुख के सेकंड टू द लेफ्ट में है। शाहरुख, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? जिसने 70 करी है। अगर ये इन देख रहा है, अगर आउट देख रहा है तो शाहरुख के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि माधुरी ने इतनी फिल्म्स करी हैं जो ऐश्वर्या और रणबीर की एवरेज है उसमें 6 ऐड कर दें तो माधुरी की फिल्म्स निकल आएंगी, और रणबीर ने सबसे ज्यादा फिल्म्स करी हैं। मतलब सबसे ज्यादा कितनी हुई? रणबीर ने 90 फिल्म्स करी हैं, हाईएस्ट इस पर यही दिख रही है ना। और उसने ये बोला है जो माधुरी है वो एवरेज करती है ऐश्वर्या और रणबीर का, और उसमें 6 ऐड हम लोग कर देते हैं। अब आपको ऐसी डिजिट ढूंढनी है जो 90 में प्लस करें, फिर उसका एवरेज निकालें, फिर उसमें 6 ऐड करें तो माधुरी का नंबर आ जाए। शायद थोड़े पजल हो गए होंगे, मैं करके बता देती हूँ। 90 के अंदर अगर हम 24 ऐड करेंगे तो मतलब 114 का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 57 में अगर आप 6 ऐड करोगे 63 इसमें नहीं दिख रहा आपको तो कैंसिल करो। 90 में अगर आप 26 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 116 की एवरेज निकाली तो कितना आया? 58 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो कितना आया? 64 आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब माधुरी ने करी है 64 फिल्म्स, और रणबीर ने कितनी करी है? 90, और ऐश्वर्या ने कितनी करी है? 26। तो जो जो होते जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे टिक लगाते जाएंगे। नेक्स्ट उसने बोला है जिसने 72 फिल्म्स करी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसके बैठी है? 72 फिल्म्स करी हैं जिसने, वो उसके सेकंड टू द लेफ्ट में बैठी है जिसने उतनी फिल्म्स करी है जो हमने परसेंटेज डिक्रीज निकाला था प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 2 में। वो कितना था? 36%। उसका मतलब ये हुआ कि जो 72 वाला है वो 36 के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है। अगर वो इन देख रहा है तो ऐसे बैठेगा, अगर वो आउट देख रहा है तो कैसे बैठेगा? 72 और 36, और जो 72 है वो करी किसने थी? आमिर ने। डन। प्रियंका उस टैग वाली चेयर पे बैठती है जिस पे देहरादून, बरेली, हैदराबाद या फरीदाबाद लिखा है, मतलब प्रियंका किसी कॉर्नर पे बैठती है। और वो सेकंड टू द लेफ्ट किसके बैठती है? जिसने उतनी फिल्म्स करी है जो नंबर एक स्क्वायर भी है एज वेल एज ए क्यूब भी है। अब आपके पास जो ये वाली डिजिट्स अवेलेबल हैं इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी ना किसी का स्क्वायर और किसी ना किसी का क्यूब है? आपको भी दिख रहा है कि 36 6 का स्क्वायर है लेकिन किसी का क्यूब नहीं है, मतलब 64 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। तो जो प्रियंका है वो सेकंड टू द लेफ्ट किसके बैठी है? जिसने 64 फिल्म्स करी हैं, प्रियंका। अगर वो इन देख रहा है और अगर वो आउट देख रहा है तो प्रियंका यहाँ पे आ जाएगी। डन। उसके बाद बोला है सलमान धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करता और उसने शाहरुख से 5 फिल्में ज्यादा करी हैं। बची कौन कौन सी डिजिट हैं? 36, 65 एंड 70। तो 5 का गैप किस में आ रहा है? 65 और 70 में। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि शाहरुख ने करी होंगी 65 और सलमान ने कितनी करी होंगी? 70। डन। हमारे पास आई गेस 7 का आ चुका है, 7 की डिजिट्स आ चुकी हैं। बची किसकी है? दीपिका की। तो बची हुई डिजिट कौन सी है? 36। तो दीपिका 36 फिल्म्स करती है। नेक्स्ट उसने बोला है कि शाहरुख जो है वो, जो सलमान है वो कैलनगॉट वाले टैग पे नहीं बैठता है और जो दीपिका है फरीदाबाद वाले टैग पे बैठती है। मतलब दीपिका को तो आप यहाँ पे पहले ही फिट कर दो। डन। ऐश्वर्या डज नॉट सिट ऑपोजिट टू सलमान। ऐश्वर्या जो है
सलमान के ऑपोजिट नहीं बैठती है और शाहरुख है थर्ड टू द राइट ऑफ दीपिका बैठा है। अब एक बार हम दीपिका को आउटर में लेके देख लेते हैं। अगर दीपिका को आउटसाइड लेंगे तो ये इनसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ऐसे ही चलता रहेगा। और उसने बोला था कि जो दीपिका है उसके थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है? शाहरुख। दीपिका का थर्ड टू द राइट कहाँ हुआ? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे अगर हम शाहरुख को बिठाते हैं और उसने बोला है शाहरुख के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है जिस इंसान ने 70 फिल्म्स करी है, 70 करी थी सलमान ने, तो मतलब सलमान का अरेंजमेंट यहाँ आया। जबकि क्वेश्चन में ये बोला है कि सलमान कैलेंगॉट वाले टैग पे नहीं बैठता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। मतलब दीपिका कहाँ फेस करेगी? इनसाइड। दीपिका ने इनसाइड फेस किया। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब अगर दीपिका ने इनसाइड फेस किया है तो शाहरुख कहाँ पे आएगा? शाहरुख उसके आएगा थर्ड टू द राइट में। थर्ड टू द राइट कहाँ बन रहा है? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे तो आ गया शाहरुख। शाहरुख ने करी है 65 फिल्म्स। शाहरुख के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठ रहा है सलमान, क्योंकि सलमान ने 70 फिल्म्स करी थी। तो अगर ये इनसाइड देख रही है तो ये आउटसाइड देखेगा, ये इनसाइड, ये वाला आउटसाइड, फिर इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर शाहरुख यहाँ पे है तो उसका सेकेंड टू द लेफ्ट कहाँ हुआ? उसका सेकेंड टू द लेफ्ट इधर हुआ, क्योंकि वो आउटसाइड देख रहा है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सलमान। सलमान ने करी है 70 फिल्म्स। उसके बाद हमें और कौन सा डेटा गिवन है? उसके बाद उसने ये बोला है कि जो आमिर है, आमिर जो है वो 36, मतलब दीपिका के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है। दीपिका का सेकेंड टू द लेफ्ट ये हुआ, तो आमिर हमारा यहाँ बैठ जाएगा। आमिर ने कितनी फिल्म्स करी हैं? आमिर ने करी हैं 72 फिल्म्स। एक अरेंजमेंट बोली थी कि जो प्रियंका है वो कॉर्नर पे बैठेगी। प्रियंका कॉर्नर पे है और 64 के सेकेंड टू द लेफ्ट प्रियंका है। 64 कौन है? माधुरी। माधुरी के सेकेंड टू द लेफ्ट में प्रियंका आनी चाहिए और प्रियंका एक कॉर्नर पे बैठी है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर हम प्रियंका को बी पे बिठा देंगे तो माधुरी यहाँ पे आनी चाहिए एच पे, जबकि यहाँ पे नहीं आ सकती। तो माधुरी को अगर हम बी पे बिठा देते हैं तो प्रियंका कहाँ आ जाएगी? डी पे। ये वाला अरेंजमेंट समझ में आ गया? प्रियंका ने करी 24 फिल्म्स और माधुरी ने करी है 64 फिल्म्स। और उसके बाद बोला है कि जो सलमान है उसके सामने ऐश्वर्या नहीं बैठ रही है। तो सलमान के सामने अगर ऐश्वर्या नहीं बैठ रही तो ऐश्वर्या कहाँ बैठेगी? यहाँ पे। ऐश्वर्या ने कितनी फिल्म्स करी हैं? ऐश्वर्या ने करी है 26 फिल्म्स। और बचा कौन? रणबीर। रणबीर ने कितनी करी है फिल्म्स? 90। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो चुका है। मूविंग ऑन टू द हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उससे पहले हम एक बार अपनी अरेंजमेंट को बना लेते हैं, क्योंकि ये वाली अरेंजमेंट हमें काफ़ी हेल्प करेगी जो नेक्स्ट पॉइंट्स दिए हैं उनको सॉल्व करने में। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। हमारे पास आउट में कौन था? सलमान 70, इन आउट, इन आउट, इन आउट एंड इन। यहाँ पे कौन था? शाहरुख 65। यहाँ पे थी माधुरी 64। इधर थी प्रियंका 24, रणबीर 90, दीपिका 36, आमिर 72 एंड ऐश्वर्या 26। डन। उसने बोला है कि जब उन्होंने अवार्ड्स रिसीव कर लिए तो वो एक डायमंड शेप टेबल पे बैठ जाते हैं जाकर। अगर आपने पहले क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो डायमंड शेप टेबल की जो अरेंजमेंट थी वो कुछ इस तरीके की थी, और यहाँ पे सेम दिए हुए थे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, कुछ इस तरीके से दिए हुए थे। फर्स्ट पॉइंट उसने बोला अगर किसी एक्टर ने 24 के मल्टीपल्स में मूवी करी है तो वो सेम सीट पे बैठेगा। 24 के मल्टीपल्स में किसने करी है? प्रियंका ने और 72 आमिर ने। प्रियंका और आमिर अपनी सेम सीट पर बैठेंगे, मतलब प्रियंका डी पर बैठेगी और आमिर कितने पर बैठेगा? आमिर बैठेगा एच पर। और वो लोग जो हैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, मगर इसका मतलब ये है कि अगर वो इनसाइड देख रहे हैं तो वो आउटसाइड देख लेंगे, अगर वो आउटसाइड देख रहे हैं तो वो इनसाइड देखेंगे। तो इन दोनों की डायरेक्शन हम चेंज कर चुके हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि अगर किसी ने 13 के मल्टीपल्स में मूवी करी है तो वो सेम सीट पर बैठेंगे। 13 के मल्टीपल्स में किस किस ने मूवी करी है? ऐश्वर्या ने और शाहरुख खान ने।
तो शाहरुख और ऐश्वर्या हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और वो लोग अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, मतलब दोनों बाहर ही देखेंगे। अगर किसी एक्टर ने फिल्म्स करी है जो एक इवन नंबर का स्क्वायर है विच इज मोर देन 7, हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 64 अवेलेबल था जो कि 8 का स्क्वायर था विच इज ग्रेटर देन 7। 8 अगर ग्रेटर देन 7 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो मतलब माधुरी और 7 के मल्टीपल में किसने मूवी करी है? सलमान। तो माधुरी और सलमान जो है वो अपनी पोजीशन से ऑपोजिट पोजीशन में चले जाते हैं। माधुरी बी पे थी तो वो किस पे जाएगी? एफ पे। सलमान ए पे था तो सलमान कहाँ जाएगा? ई पे। और वो लोग जो है अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं। सलमान आउट देख रहा था तो ये आउट ही देखेगा, माधुरी इनसाइड देख रही थी तो ये इनसाइड ही देखेगी। लास्ट पॉइंट में उसने ये बोला है कि जिस एक्टर ने फिल्म्स करी हैं विच इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर लेस देन 7। हमें पता था कि जो 6 का स्क्वायर है वो यहाँ पे अवेलेबल है और 6 जो है इज लेस देन 7, करेक्ट। तो 36 फिल्म्स किसने करी हैं? दीपिका ने और जो एक्टर्स फिल्म करता है विच इज इन मल्टीपल ऑफ 15। रणबीर की जो मूवीज है 90, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 15। कैसे? 15 6 आर 90। तो मतलब दीपिका और जो रणबीर हैं वो लोग अपनी सीट के ऑपोजिट मूव कर जाते हैं। रणबीर इधर आ जाएगा, दीपिका यहाँ पे आ जाएगी और वो लोग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अब दीपिका अंदर देख रही थी तो वो बाहर देखेगी, रणबीर बाहर देख रहा था तो रणबीर अंदर देखेगा। और ये वाली हमारी जो है अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन उसने ये बोला है कि हाउ मेनी पीपल हैव डन द फिल्म्स मोर देन माधुरी। माधुरी से ज्यादा कितने लोगों ने फिल्म्स करी है? माधुरी ने 64 करी थी। 64 से आपको इंक्रीज देखना है किस किसने करी है। तो किस किसने करी है? सलमान ने, शाहरुख ने, रणबीर ने और आमिर ने, मतलब 4 लोगों ने करी है। अब हमें इसमें से ये बताना है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू देखना है, ध्यान से पढ़ लेना। प्रियंका ने 24 फिल्म्स करी है, प्रियंका ने तो करी है, ये तो सही है। माधुरी सेटिंग ऑपोजिट टू दीपिका, माधुरी दीपिका के ऑपोजिट बैठी है, ये भी सही है। सलमान फेसेस इनसाइड, सलमान आउटसाइड देख रहा है तो ये वाला पॉइंट इज नॉट ट्रू। ऐश्वर्या डजंट चेंज हर सीट, ऐश्वर्या अपनी सीट नहीं चेंज करती, ये भी ट्रू है। तो मतलब नॉट ट्रू कौन सा है? ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन हु हैज डन 72 फिल्म्स। 72 फिल्म्स किसने करी है? आमिर ने। आमिर के ऑपोजिट कौन बैठी है? प्रियंका। प्रियंका के थर्ड टू द राइट कौन बैठा है? थर्ड टू द राइट कैसे काउंट करेंगे? 1 2 एंड 3। प्रियंका के थर्ड टू द राइट कौन बैठी है? ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या इज आर आंसर। नेक्स्ट बोला है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन जिसने सबसे ज्यादा फिल्म्स करी है। सबसे ज्यादा फिल्म्स करी है रणबीर ने। रणबीर के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है? दीपिका। अब ये 4 कुछ एक सर्टेन वे में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। रणबीर एंड दीपिका एंड रणबीर। दीपिका क्या है? रणबीर के लेफ्ट में बैठी है, मतलब जो पहला इंसान है वो दूसरे इंसान के लेफ्ट में बैठा है। तो ये वाला पैटर्न हम देख लेते हैं कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। शाहरुख एंड प्रियंका, शाहरुख और प्रियंका, शाहरुख जो है वो प्रियंका के लेफ्ट में बैठा है तो इसमें भी फॉलो हो रहा है। माधुरी एंड ऐश्वर्या, माधुरी जो है ऐश्वर्या के लेफ्ट में बैठी है, दिस इज करेक्ट। प्रियंका एंड सलमान, प्रियंका सलमान के लेफ्ट में बैठी है, ये भी सही है। आमिर एंड ऐश्वर्या, आमिर जो है ऐश्वर्या के राइट में बैठा है तो ये ऑड वन आउट है और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये वाले जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो DI थी वो भी बहुत इजीली हमने सॉल्व कर ली है और अब जो ये सीटिंग अरेंजमेंट था आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई आपको कर दूंगी। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो और बहुत बहुत बेस्ट विशेस, गुड लक आपको।